हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार भाई सभी को। लाइट का आज हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें थोड़ा सा हम बेसिक बातें आँख के बारे में करेंगे और आँख के दोष के बारे में अपन पढ़ेंगे, नेत्र तथा निर्दृष्टि दोष। जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज की क्लास में नेत्र के बारे में। लास्ट पार्ट बचा हुआ था, ये कुछ बेसिक बातें इसके बारे में करते हैं। नेत्र जिसको आइज कहा जाता है, ये एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, आप सब जानते हैं। ये एनाटॉमी है ह्यूमन आई की। अगर अपन बात करें ह्यूमन आई के अंदर, तो एक जोड़ी नेत्र होते हैं। यदि इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं बताओ? नेत्र कोटर में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नेत्र कोटर के अंदर उपस्थित होते हैं। वैसे इसको विजन सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। एक दर्शनेंद्रिय है ये, दर्शन का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? दर्शन का बोध कराती है। एक दर्शनेंद्रिय के रूप में काम करती है। विजन सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। किसका काम करती है? विजन सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? राउंड शेप्ड होती है। ये हमें दिखने में तो अलग दिखती है, लेकिन आप जिसको खोलोगे एक तरीके से तो ये हमें संरचना कैसी दिखाई देगी? एकदम राउंड दिखाई देगी, एकदम गोल दिखाई देती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख के अंदर अगला अपन देखो इसका हैंड मेडेड डायग्राम लेते हैं। इसमें देखिए आप, तीन लेयर हैं। हमारी आंख के अंदर तीन परत पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत को कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा कहा जाता है। मध्य वाली पटल को कहते हैं रक्तक पटल, जिसको कोरोइड कहते हैं। और आंतरिक पटल को कहते हैं दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना कहते हैं। ध्यान रखना, आंख के अंदर वाला जो पार्ट है ये नेत्र गोलक कहलाता है पूरा। इसमें कुछ धमनियां भी आती हैं, आर्टरी भी आती हैं और सिराएं भी आती हैं। आर्टरी जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं, वो हमेशा शुद्ध रक्त को लाती हैं। सिराएं जो होती हैं वो हमेशा अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती हैं। सबसे पहली पटल है श्वेत पटल, आंख की सबसे बाहरी पटल होती है, जो कि आंख की सुरक्षा का काम करती है। क्या काम करती है? आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा का कार्य कौन करती है? आंख की पटल करती है। अगर हम बात करें इसके अंदर, दूसरा, आंख में श्वेत पटल जो होती है बाहर की ओर होती है। इसका एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको कहते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और एक प्रश्न आता है कि नेत्रदान में कौन से भाग का दान किया जाता है? तो आई डोनेशन जो होता है, नेत्रदान जो होता है, उसमें याद रखना दोस्तों, नेत्रदान में हमेशा किसका दान किया जाता है? कॉर्निया भाग का ही दान करते हैं। क्यों? कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, कॉर्निया में रक्त की सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए कॉर्निया का दान करते हैं। और मृत्यु से कितने घंटे बाद तक किया सकता है? तो मृत्यु से 6 से 8 घंटे बाद तक नेत्रदान किया जा सकता है। 6 से 8 घंटे बाद तक नेत्रदान हम कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये आता है हमारा कॉर्निया वाला भाग। कॉर्निया का जो मध्य भाग है, मिड पॉइंट है, इसको पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुतली, प्यूपिल कहते हैं। और पुतली को फैलाने का और सिकुड़ने का जो काम करता है वो पारितारिका करती है, आयरिश करती है। कौन करती है? पारितारिका करती है, आयरिश करती है। एक इसमें लेंस होता है और एक इसमें ये कॉर्निया वाला भाग है। इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं नेत्रोद्रव, या इसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि जो आईबॉल होता है, नेत्र गोलक होता है उस नेत्र गोलक की आकृति को, शेप को बनाए रखता है। और एक दूसरा भाग होता है, दूसरा द्रव होता है जिसको बिट्रस ह्यूमर कहते हैं, काचाभ द्रव कहा जाता है। ये काचाभ द्रव क्या काम करता है? ये इसके प्रेशर को बनाए रखता है, नेत्र गोलक वगैरह है इसके प्रेशर को बनाए रखता है। आगे अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलियरी काय होती है, पक्षमावी काय होती हैं ये, जो कि इस लेंस को बांध करके रखती हैं। आंख के अंदर जो लास्ट वाली पटल होती है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल, या उसको रेटिना कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हमारी आंख में
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारी आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा तथा वास्तविक बनता है, जिसे हमारा मस्तिष्क स्वयं सीधा करके समझ लेता है। क्लियर है बात? तो वो है हमारी कौन? दृष्टिपटल, रेटिना। और दृष्टिपटल है, इसके अंदर कई सारी सेल्स वगैरह पाई जाती हैं, उनमें अपन पढ़ेंगे शंकुएं पाई जाती हैं, शलाकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की मेनली प्रकाशग्राही कोशिकाएं, फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती हैं, जिनको शंकु तथा शलाका के नाम से जाना जाता है। शंकु जो होते हैं ना, वो रंगों का निर्धारण करते हैं। हमें जो कलर्स दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? शंकुओं की वजह से दिखाई देते हैं। किसकी वजह से दिखाई देते हैं? शंकुओं की वजह से दिखाई देते हैं। शंकु रंगों क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। लाल रंग, पीला रंग, काला रंग जो होता है, ये शंकुओं की वजह से होता है। और शलाकाएं जो होती हैं वो रात्रि के समय प्रतिबिंब बनाती हैं, नाइट के समय इमेज फॉर्मेशन का काम करती हैं, जबकि शंकु जो होते हैं वो दिन के समय प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दिन के समय प्रतिबिंब बनाते हैं। शंकुओं के द्वारा दिन के समय इमेज बनती है। एक शंकु और एक होती है हमारी शलाकाएं। दो प्रकार की आंखों के अंदर क्या पाई जाती हैं? याद रखना, ये संवेदी कोशिकाएं होती हैं, सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। ये हमारा लेंस होता है, लेंस के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए इधर एक बार, हमारे नेत्र के भाग, नेत्र की दीवारें जो हैं वो तीन परतों से मिलकर बनती हैं। कितने परतों से मिलकर बनती हैं? तीन परतों से मिलकर बनती हैं। पहली कौन सी है? श्वेत पटल, जिसको कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं इसको? स्क्लेरा। ये बाहरी परत होती है। स्क्लेरा की बाहरी परत जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है? घने संयोजी ऊतकों से बनी होती है। कंपोस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, घने संयोजी ऊतकों से बनी हुई होती है। क्या काम करती है ये? आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। क्या काम करती है? जो हमारे आई के इंटरनल पार्ट हैं उनकी सुरक्षा करती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ आई, आंख के आंतरिक भागों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। आंख का अग्रभाग क्या कहलाता है दोस्तों? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो हमारी आई के अंदर तीन लेयर्स पाई जाती हैं। स्क्लेरा आउटर लेयर है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ आई, आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। और इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आगे अपन बात करें, नेत्रदान में कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। जो आई डोनेशन होता है ना, उस आई डोनेशन के अंदर हमेशा हम कौन से भाग का दान करते हैं? तो कॉर्निया भाग का दान करते हैं। क्यों? एक तो इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, और व्यक्ति की डेथ होने से लगभग 6 to 8 आवर्स तक हम आई डोनेट कर सकते हैं। तो मृत्यु से, डेथ से लगभग 6 से 8 घंटे बाद तक क्या किया जा सकता है? नेत्रदान किया जा सकता है। सेकंड जो इसकी परत आती है उसको बोलते हैं रक्तक पटल। कौन सी आती है? रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होती है वो मिडिल लेयर के रूप में काम करती है, मध्य परत है। इसमें अनेक रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? इसका रंग नीला होता है, ब्लू होता है। आंख को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। रखना, किसकी सप्लाई करती है ये? आई को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करती है। इस पुतली का जो नियंत्रण होता है, प्यूपिल का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, वो आइरिश के द्वारा होता है। किस द्वारा होगा? आइरिश, या उसको हम कहते हैं पेशीय पारितारिका। आइरिश को हिंदी में क्या कहते हैं? पेशीय पारितारिका कहा जाता है। तो ये किसके माध्यम से होता है? आइरिश के माध्यम से होता है। तो रेगुलेशन ऑफ प्यूपिल, रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ प्यूपिल, तो इसका जो रेगुलेशन किया जाता है वो आइरिश के द्वारा होता है, या इसको मस्कुलर आइरिश के नाम से भी जाना जाता है। तो आइरिश के माध्यम से फैलती है और आइरिश के माध्यम से सिकुड़ती है। इसके अंदर कॉन्ट्रिक्शन होता है और ये इन्फ्लेट होती है। ये किसकी वजह से होती है? आइरिश की वजह से होती है। आगे हम बात करते हैं, जो तीसरी जो पटल आती है इसकी दोस्तों, उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। इसकी यदि अपन उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है बताओ? एक्टोडर्मल होगी। कैसी होती है? इसकी उत्पत्ति जो होती है वो याद रखना एक्टोडर्मल होगी। कैसी होगी? एक्टोडर्मल होगी।
और इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, वो प्रतिबिंब निर्माण जो होगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इन्वर्ट और रियल बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, जिसे मस्तिष्क स्वयं सीधा करके समझ लेता है। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ, इन्वर्ट एंड रियल बनेगी, उल्टी तथा वास्तविक बनती है, जिसे मस्तिष्क स्वयं सीधा करके समझ लेता है। ये इंटरनल लेयर ऑफ आई आंतरिक परत है, कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से निर्मित होती है, याद रखना। ये इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, 3 न्यूरल सेल्स पाई जाती हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। नंबर 1 है गुच्छकीय कोशिकाएं, जिनको गैंग्लियन सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुच्छकीय कोशिकाएं, जिनको गैंग्लियन सेल्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है द्विध्रुवीय कोशिकाएं, जिनको बाइपोलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइपोलर सेल्स कहते हैं। और थर्ड नंबर पर आती है दोस्तों प्रकाशग्राही कोशिकाएं, जिन्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स में 2 आती हैं, तो शलाका और एक आती है शंकु। शलाकाओं को कहते हैं रॉड और शंकुओं को क्या कहा जाता है, कोन। तो याद रखना, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर 2 टाइप्स, रॉड्स एंड कोन, शलाका और दूसरा क्या है, शंकु है। क्लियर है। आगे अपन बात करते हैं, तो देखो दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो रेटिना है, इस रेटिना की जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो एक्टोडर्मल होती है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे हम बात करें, जब एम्ब्रियो बनता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला कहा जाता है। और ये तीनों लेयर जो होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर से अलग अलग का निर्माण होता है। अब इसमें जो रेटिना बनती है वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है, इसलिए इसको एक्टोडर्मल कहा जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण जो होता है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है, वो रेटिना पर ही बनती है। हमेशा जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर कैसी बनती है, इन्वर्ट और रियल बनती है, उल्टी तथा वास्तविक बनती है, जिसे मस्तिष्क हमारा स्वयं सीधा करके समझ लेता है। ये आंतरिक परत है, इंटरनल लेयर ऑफ आई, कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से निर्मित होता है। इसके अंदर एक गुच्छकीय कोशिकाएं गैंग्लियन सेल्स पाई जाती हैं, एक द्विध्रुवीय कोशिकाएं बाइपोलर सेल्स होती हैं, एक प्रकाशग्राही कोशिकाएं फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, जिसमें एक तो होती है शलाका और दूसरी कौन सी होती है, शंकु होती है। कौन सी होती है, शंकु होती है। इसके बाद अपन बात करें, इन सेल्स में एक प्रकाश संवेदी प्रोटीन पाई जाती है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है, जिनको कहा जाता है प्रकाशीय वर्णक, या इनको कहते हैं फोटो पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, फोटो पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और फोटो पिगमेंट्स में 2 पिगमेंट आते हैं हमारे, एक तो रोडोप्सिन आता है, एक आयोडोप्सिन आता है। एक तो आता है रोडोप्सिन और एक आता है आयोडोप्सिन। कौन सा आता है, आयोडोप्सिन आता है। तो एक वर्णक कौन सा आता है, रोडोप्सिन, दूसरा वर्णक कौन सा आता है, आयोडोप्सिन आता है। ये दृष्टि वर्णक है, रोडोप्सिन को आई पिगमेंट कहा जाता है, आई विजन पिगमेंट कहते हैं। ये हमारी दृष्टि क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए जो हम लेते हैं, विटामिन ए, उसके माध्यम से हमारी बॉडी में, हमारी आंखों में कौन सा पिगमेंट बनता है, रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है। जो हमारी शलाकाएं होती हैं, जिनको रॉड कहा जाता है, जो रॉड फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है ना, उनसे कौन सा पिगमेंट बनता है, रोडोप्सिन। और जो शंकु होते हैं, जिनको अपन कॉन्स कहते हैं, उनसे जो पिगमेंट बनता है, उनसे जो वर्णक बनता है, उसको क्या कहा जाता है, आयोडोप्सिन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं शंकु के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ कॉन्स। तो शंकु के 2 कार्य हैं। एक तो शंकु का कार्य होता है रंगों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कलर्स, और दूसरा क्या है, दिन के समय प्रतिबिंब निर्माण में सहायक, यानी हेल्पफुल इन इमेज फॉर्मेशन इन डे लाइट विजन। दिन के समय इमेज बनाने का काम कौन करता है, शंकु करता है। दिन के समय इमेज कौन बनाता है, शंकु करता है। याद रखना दोस्तों, उल्लू जो होता है, आउल, उल्लू के अंदर जो कॉन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उल्लू के अंदर शंकु नहीं होते हैं, केवल क्या पाई जाती हैं, ओनली रॉड्स पाई जाती हैं, ओनली शलाकाएं पाई जाती हैं। उल्लू के अंदर कौन नहीं होते, इसीलिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए उल्लू को
दिन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। सलाकाएं जो होती हैं वो शंकु एब्सेंट होते हैं, तो सलाकाएं होती हैं जो कि जिसकी वजह से रात को इनमें दिखाई देता है। आगे अपन बात करते हैं शलाकाओं के बारे में। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं एकदम। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन शलाकाएं, रॉड्स। सलाकाएं, सलाखाएं जो होती हैं ये बैंगनी होती हैं। कैसी होती हैं, बैंगनी होती हैं, पर्पल होती हैं। लाल रंग का प्रोटीन, बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन बनाती हैं, एक रोडोप्सिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ये रोडोप्सिन पिगमेंट है जो कि विटामिन ए का व्युत्पन्न है, ये डिराइव्ड ऑफ विटामिन ए। हम जब विटामिन ए लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बनता है जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं। ये रात्रि के समय देखने में सहायक होता है, नाइट के समय देखने में सहायक होता है। इसको टू लाइट विजन या स्कोटॉपिक विजन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्कोटॉपिक विजन या टू लाइट विजन रात्रि के समय देखने में कौन सहायक होता है, सलाकाएं सहायक होती हैं या रॉड्स होती हैं। कौन होती हैं, रॉड्स होती हैं। याद रखना, शंकुओं में एक पिगमेंट पाया जाता है आयोडोप्सिन पिगमेंट या विजुअल पिगमेंट होता है, जिसकी सहायता से हमें दिन में अंदर दिखाई देता है। शंकुओं में आयोडोप्सिन होता है, सलाकाओं में रोडोप्सिन होता है। सलाकाओं में रोडोप्सिन होगा, शंकुओं में कौन सा होगा, आयोडोप्सिन होगा। शायद पहले मैंने उल्टा बोल दिया था, ध्यान रखना, शंकुओं में आयोडोप्सिन होता है, बिल्कुल सही बोला था, सलाकाओं में रोडोप्सिन होता है। सलाकाएं कैसी होती हैं, तो ये लंबी पतली बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। याद रखना, लॉन्ग, थिन एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि संख्या में क्या होंगी, अधिक होंगी। संख्या में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। सलाखाएं ज्यादा होती हैं, शंकु क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे अपन बात करते हैं सलाखाएं जो क्या होती हैं, ये लाइट और डार्कनेस के अंदर विभेद उत्पन्न करती हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। तो प्रकाश और अंधकार में क्या उत्पन्न करेंगी, ये विभेद उत्पन्न करती हैं। दृष्टि शंकुओं से ज्यादा संवेदी होती हैं, यानी मोर सेंसिटिव फ्रॉम कॉन्स। कौन से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ये, और प्रकाश अंधकार में विभेद उत्पन्न करती हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। मानव नेत्र में 3 प्रकार के कॉन्स पाए जाते हैं। मानव नेत्र में 3 टाइप्स कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू। लाल, हरा, नीला, ये क्या काम करते हैं, कलर रिकॉग्निशन में सहायक होते हैं, रंगों को पहचानने में सहायक होते हैं। कलर रिकॉग्निशन में सहायक होते हैं। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, यानी सेम क्वांटिटी दी जाती है, तो फिर ये 7 रंगों से मिलकर के कलर बनता है, जिसको अपन सफेद रंग कहते हैं। तो ये सफेद रंग के प्रति इनमें क्या उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है। कौन से रंग के प्रति, सफेद रंग के प्रति इनमें क्या उत्पन्न होगी, संवेदना उत्पन्न होती है। व्हाइट कलर के प्रति क्या होगी, संवेदना उत्पन्न होगी। एक देखो, 2 बिंदु हैं हमारी आंख में, एक तो अंध बिंदु होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, एक पीत बिंदु होता है जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। एक तो होता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है पीत बिंदु जिसको येलो स्पॉट कहा जाता है। अंध बिंदु जो होता है ना, अंध बिंदु का मतलब होता है हमारी रेटिना पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, रेटिना पर उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होगा, रेटिना पर उपस्थित होगा। रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है अंध बिंदु।
इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ये है दोस्तों अंध बिंदु। यहाँ पर किसी भी प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती है। यहाँ पर वस्तु का इमेज नहीं बनता है, वस्तु के प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसको क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, या ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और जस्ट इसके पास में एक बिंदु होता है जिसको येलो स्पॉट कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ये येलो स्पॉट या पीत बिंदु जो होता है ना, ये दूसरा वाला होता है, याद रखना, ये भी इसके आगे ही पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे, एक तो हमारे पाया जाता है अंध बिंदु, और एक कौन सा पाया जाता है? एक पाया जाता है हमारा पीत बिंदु। अगर अंध बिंदु के अंदर, अंध बिंदु में फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होती हैं, कोई प्रतिबिंब निर्माण नहीं होता है, इमेज फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती हैं। पीत बिंदु एक होता है। पीत बिंदु कहाँ पाया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट के पास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पार्ट में होता है। इसको मैकुला लुटिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैकुला लुटिया के नाम से जाना जाता है। इसके केंद्र में सेंट्रल पार्ट में एक डीप होता है, एक गड्ढा होता है, जिसको फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। और फोबिया क्या होता है? फोबिया रेटिना का एक पतला भाग होता है, जिसमें केवल शंकु उपस्थित होते हैं। याद रखना, फोबिया जो होता है वो रेटिना का एक पतला भाग होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? केवल शंकु होते हैं। और इसमें दृष्टि क्रियाएं मैक्सिमम होती हैं। तो पॉइंट आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि आंख में ऐसा कौन सा बिंदु होता है जिसमें विजन मैकेनिज्म सबसे ज्यादा होता है, दृष्टि क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं? उसको क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें?
तो पीत बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पार्ट में होता है, साइड में होता है, इसको मैकुला लुटिया कहते हैं। और सेंट्रल पार्ट का जो इसका गर्त होता है इसको फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का एक पतला भाग होता है, इसमें केवल शंकु पाए जाते हैं। दृष्टि क्रियाएं इसमें क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। आगे पर बात, आगे बात करते हैं। अगला जो इसका पॉइंट आता है उसको होता है लेंस उत्पत्ति। और लेंस की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो एक्टोडर्मल ही होती है। रेटिना और लेंस दोनों का जो निर्माण होता है वो बाह्य जनन स्तर से होता है। किससे होगा, बाह्य जनन स्तर से ही होता है। आइरिस के ठीक पीछे एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, आइरिस के बैक पार्ट में होगा। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, पारदर्शी पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। ये उभयोत्तल होता है, वाई कॉन्वेक्स होता है। उभयोत्तल का मतलब होता है इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स की तरह काम करते हैं, उभयोत्तल की तरह काम करते हैं। अपन पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में। तो दोनों सरफेस इसके कॉन्वेक्स होते हैं, इसको उभयोत्तल बोलते हैं। लेंस जो होता है ये सस्पेंसरी लीगामेंट्स, निलंबक स्नायुओं के द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। सिलियरी बॉडी पाई जाती है जो कि लेंस को एक बांध के रखती है, उसको एक टाइट पोजीशन में रखती है, याद रखना। और ये किससे जुड़ा रहता है, लीगामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि लीगामेंट थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, जो कि लेंस के मूवमेंट में सहायक होते हैं। इन लीगामेंट्स की हेल्प से ये जो लेंस होता है ना हमारा, वो भी थोड़ा बहुत क्या कर लेता है, मूवमेंट कर लेता है। तो निलंबक स्नायु द्वारा पक्षमाभी काय से जुड़ा रहता है। लीगामेंट लचीले होते हैं, ये क्या काम करते हैं, लेंस के मूवमेंट में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आगे अपन बात करते हैं। ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस जो होता है ये नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में विभाजित करता है। कैविटी ऑफ आई बॉल, लेंस जो होता है वो नेत्र गोलक की गुहा को दो भागों में विभाजित करता है। कौन कौन सा, एक तो आता है जलीय कक्ष, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय कक्ष कहते हैं। और दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा जो आता है उसको कहते हैं काचाप द्रव। क्या बोलते हैं उसको, काचाप द्रव कहते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जलीय कक्ष, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के मध्य भरा हुआ क्षारीय द्रव्य है। कहाँ कहाँ भरा रहता है, कॉर्निया और लेंस। स्टार्टिंग में हमने देखा था, पहले कॉर्निया होता है फिर लेंस होता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक एल्कलाइन फ्लूइड भरा रहता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हिंदी में तेजो जल कहा जाता है, इंग्लिश में इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, या इसको ऊतकीय द्रव्य बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है। ये आइरिस या जिसको अपन पारितारिका कहते हैं, ये एक्वस चैम्बर को, जो जलीय कक्ष होता है, उसको दो पार्ट के अंदर बांट देती है। एक पार्ट तो होता है इसका अग्र कक्ष, जिसको कहते हैं सिरीय कक्ष, जिसको विनस चैम्बर बोलते हैं। और दूसरा पार्ट होता है इसका पश्च कक्ष, जिसको धमनी कक्ष कहा जाता है, आर्टरी चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्टरी, आर्टरी चैम्बर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, आर्टरी चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो आइरिश पारितारिका ये जलीय कक्ष को दो भागों में बांटती है, एक तो है अग्र कक्ष और दूसरा कौन सा है, पश्च कक्ष होता है। पहला, सबसे पहला इसमें अग्र कक्ष होता है। अग्र कक्ष को हम सिरीय कक्ष भी बोलते हैं, इसको विनस चैम्बर बोलते हैं। विनस का मतलब होता है इसमें बेंच आती हैं, इसमें शिराएं आती हैं, और इस शिराएं क्या काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट सब्सटेंसेज हैं उनको बाहर की ओर लेकर के जाती हैं। CO2 और जो उपापचयी उपजात पदार्थ हैं, मेटाबॉलिक प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेज हैं, उनको बाहर की ओर ले जाने का काम कौन करती है, अग्र कक्ष या सिरीय कक्ष के द्वारा होता है, जिसे विनस चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विनस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी आती है पश्च कक्ष, या इसको धमनी कक्ष कहा जाता है, आर्टीरियल चैम्बर बोलते हैं इसको। ये आइरिस और लेंस के मध्य का पार्ट होता है, याद रखना। धमनियां
ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाती हैं। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, न्यूट्रिएंट्स का करती हैं, और सिराएं जो होती हैं वो हमेशा अशुद्ध पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको आउटर साइड में ले जाती है, बाहर की ओर लेकर के जाती है। और ये क्या काम करती है, ये ओटो और पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। यानी ये धमनियां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओटो एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, ये पहुंचाने का कार्य करती हैं।
अगला जो हमारा कक्ष आता है इसमें वो आता है काचाभ द्रव्य कक्ष। पहला तो हो गया था हमारा कौन सा, जलीय कक्ष, और बी आता है काचाभ द्रव्य कक्ष। काचाभ द्रव्य कक्ष को विट्रस चैम्बर बोलते हैं, विट्रस चैम्बर कहा जाता है। ये काचाभ द्रव्य कक्ष क्या होता है? काचाभ द्रव्य कक्ष की अपन बात करें दोस्तों, काचाभ द्रव्य कक्ष जो होता है ये लेंस और रेटिना के मध्य में भरा हुआ रहता है। किसमें भरा रहता है? ये लेंस और रेटिना के मध्य में भरा रहता है। ये लेंस तथा रेटिना के मध्य भरा रहता है, फील्ड बिटवीन लेंस एंड रेटिना। और क्या काम करता है ये? इसको विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं या इसको काचर जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काचर जल कहा जाता है। विट्रस, इसको विट्रस ह्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? काचाभ द्रव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? काचाभ द्रव कहते हैं। अगर अपन बात करें कि विट्रस ह्यूमर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर कंपोजिशन, इसका रासायनिक संगठन में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर 99% तो होता है वाटर। 99% तो क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? सॉल्ट्स होते हैं। और एक इसमें विट्राइन म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? विट्राइन, विट्राइन म्यूको प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर? विट्राइन म्यूकोप्रोटीन होती है। हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। और एक इसमें हाइलोसाइट सेल्स होती हैं, हाइलोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? विट्रस ह्यूमर के अंदर पाई जाती हैं। और एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों मिलाकर के, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों का जो सीक्रेशन होता है वो सिलियरी काय की ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ सिलियरी बॉडी। तो एक्वस ह्यूमर प्लस विट्रस ह्यूमर, इसको बोलते हैं जलीय द्रव्य, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। और दोनों का जो स्त्राव होता है, सीक्रेशन जो होता है वो सिलियरी काय की ग्रंथियों के द्वारा होता है। ग्लैंड्स ऑफ सिलियरी बॉडी, सिलियरी काय की ग्रंथियों के द्वारा होता है। ये दोनों द्रव्य काम क्या करते हैं? दोनों द्रव्य जो होते हैं ना, ये जो आईबॉल होता है, उसकी जो कैविटी होती है, नेत्रगोलक की जो गुहा होती है, उसमें एक प्रॉपर प्रेशर बनाए रखते हैं, एक प्रॉपर निश्चित दबाव बनाए रखते हैं। तो ये दोनों द्रव्य, ये दोनों द्रव्य नेत्रगोलक में निश्चित दबाव बनाए रखते हैं, निश्चित दबाव बनाए रखते हैं, यानी मेंटेन्स, मेंटेन्स एवरेज प्रेशर ऑफ आईबॉल, आईबॉल। तो दोनों द्रव्य नेत्र गोलक के निश्चित दबाव को बनाए रखते हैं और नेत्र गोलक को पिचकने से बचाते हैं ये, तथा ये
नेत्र गोलक को पिचकने से बचाते हैं। नेत्र गोलक को किससे बचाते हैं? पिचकने से बचाते हैं। कई बार क्या होता है, आईबॉल के अंदर इन द्रव्यों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, फ्लूइड्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारे जो नेत्र गोलक होता है, आईबॉल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने के कारण जो हमारी रेटिना होती है व्यक्ति की, वो रेटिना खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इस रोग को ग्लूकोमा बोलते हैं, जो कि आंखों का एक मेन रोग है, जिसको सबल वाय कहा जाता है या ग्लूकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लूकोमा या सबल वाय के नाम से जाना जाता है। तो नेत्र गोलक में इन द्रव्यों की मात्रा बढ़ने से, नेत्र गोलक में इन द्रव्यों की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है, वो नेत्र गोलक में द्रव्यों की मात्रा बढ़ने से नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ जाता है। नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, यानी प्रेशर इंक्रीज ऑन आईबॉल। नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है, दृष्टि पटल क्षतिग्रस्त हो जाती है, रेटिना डैमेज्ड हो जाती है, रेटिना डैमेज हो जाती है। इस रोग को बोलते हैं ग्लूकोमा या सबल वाय बोलते हैं। ग्लूकोमा या इसको क्या कहते हैं? सबल वाय बोलते हैं। इस रोग को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ये आंखों का रोग है, इसको सबल वाय के नाम से जाना जाता है। आंख में रेटिना पर ही इमेज बनती है। कैसी बनती है? तो उल्टी, वास्तविक और छोटी बनती है, जिसे मस्तिष्क हमारा स्वयं सीधा करके समझ लेता है। एक नोट लाकर पॉइंट लिखना है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम में, कि हमारी आंख में ऐसा कौन सा भाग होता है जो बार कोड की तरह काम करता है। कई बार होता है ना, बार कोड की सहायता से कई बार छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाते हैं, कई जगह बार कोड सहायता से पहचान में काम में आता है, रिकग्नाइजेशन में। तो आइरिस जो होती है ना, वो बार कोड की तरह काम करती है, बार कोड की तरह कार्य करती है, फंक्शन एज ए बार कोड, फंक्शन एज ए बार कोड की तरह क्या करती है? कार्य करती है। क्लियर है बात? नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी कितनी होती है? स्पष्टतम न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और नेत्र की अधिकतम स्पष्टतम दूरी ये होती है अनंत, इन्फिनिटी होती है। तो अधिकतम स्पष्टतम दूरी इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम जो दूरी होती है ये तो मिनिमम डिस्टेंस है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये तो मिनिमम डिस्टेंस है, और ये क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें अपन को नेत्र में याद रखनी है। अब इसका जो मेन पार्ट एक छोटा सा और बचा हुआ है, जिसमें नेत्र दृष्टि दोष आते हैं। तो नेत्र दृष्टि दोष के बारे में अपन और बात कर लेते हैं। नेत्र दृष्टि दोष, हमारी आंख के अंदर कौन कौन से रोग पैदा हो सकते हैं, दोष कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो दोष आता है उसको बोलते हैं दोस्तों दूरदृष्टि दोष, या इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं।
जैसा कि नाम से तो क्या लग रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन हकीकत यह है कि दूर की दृष्टि में दोष नहीं होता है। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। जो जो फार रेंज की ऑब्जेक्ट हैं, इमेज ऑब्जेक्ट हैं, वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु पास की नहीं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है कंस्ट्रिक्शन इन आई बॉल, नेत्र गोलक का सिकुड़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जैसे ये आई बॉल है तो आई बॉल क्या होगा, इसमें सिकुड़ जाएगा। जब आई बॉल सिकुड़ेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यातना इसमें रेटिना के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। भाई ये आई बॉल, ये रेटिना है, सिकुड़ गया ये, तो सिकुड़ गया तो ये तो बात, ये जो लाइन है वो यहां आ गई, तो रेटिना यहां आ गया, तो इमेज कहां बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। कहां बनेगी? रेटिना के पीछे बनती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब निकट में हमेशा आगे बनता है, मायोपिया में हमेशा रेटिना से पहले बनता है, और हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो यार जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस का मतलब होता है जो भी हमारे आंख का लेंस है वो, और इमेज के मध्य की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई इमेज पहले यहां बननी चाहिए थी, जो इमेज यहां बनेगी तो लेंस और इमेज के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। लेकिन लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी क्या होगी? कम होगी। लेंस सिकुड़ गया, आई बॉल सॉरी सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो रेटिना कहां गई? यहां आ गई। इमेज बन रही पीछे, तो इमेज और लेंस के बीच की दूरी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन याद रखना जो रेटिना है और लेंस है इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। और इसके निवारण के लिए बताओ किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला दृष्टि दोष हमारा कौन सा हो गया बताइए? दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा आता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको कहा जाता है मायोपिया। क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया कहते हैं। नाम से क्या लग रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, तो इसका मेन कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इन्फ्लेशन इन आई बॉल, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और वस्तु का जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनती है। याद रखना, रेटिना के पूर्व में बन जाती है। अब जब रेटिना की पूर्व बनेगी तो लेंस और इमेज के मध्य की दूरी क्या होगी बताओ? घटेगी। भाई रेटिना से पहले इमेज बन रही है तो सिंपल सी बात है, वो डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। और रेटिना पीछे पहुंच गया तो रेटिना के मध्य की दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन इमेज के मध्य की दूरी क्या होगी? घटेगी। स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो वहां आपको याद रखना है कि किस दृष्टि दोष में किस प्रकार की चीजें होती हैं। निवारण के लिए बताओ कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, कॉनकेव, ये गलत लिखा हुआ है। कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में अवतल और दूर में उत्तल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तीसरा जो आता है हमारा वो आता है जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। और जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है? जब वृद्धावस्था, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो वृद्धावस्था के समय मसल्स लूज पड़ जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, न ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से एक बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस क्या होता है? द्यूफॉक्सी लेंस। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना तो दूर का दिख रहा ना पास का, तो कई बार आपने देखा होगा एक ऐसा चश्मा लगाते हैं, यदि पास का देखना है तो नीचे से देखते हैं और दूर का देखना है तो ऊपर वाले से देखते हैं। उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। कंडक्टर को देखा होगा, सवारियां चढ़ती है तो ऐसे देखता है, और जैसे टिकट बनाना हो तो नीचे वाले। टीचर्स बहुत से देखे होंगे हमने, जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना वृद्धावस्था में, वो देखते हैं कौन बात कर रहा है इधर से उधर से, और नीचे अपना काम करते हैं। यानी ड्यूफॉक्सी लेंस, तो इसमें हमेशा नीचे हमेशा उत्तल होगा, ऊपर हमेशा कौन सा होगा? अवतल होगा। इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाईफोकल लेंस कहा जाता है।
चौथा आता है दृष्टि विषम, जिसको एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। और दृष्टि विषम क्या होता है? कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता कारण होता है। हमारी आंख में कॉर्निया पाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं। और जब उसकी राउंडनेस में, उसकी गोलाई में कोई इरेगुलरिटी हो जाती है, कोई अनियमितता हो जाती है, तो एस्टिगमेटिज्म रोग होता है। और एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है? इसमें समान दूरी पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसका निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर है बात? पांचवा आता है हमारा मोतियाबिंद कैटरेक्ट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी जो आंख के अंदर जो नेचुरल लेंस है उसकी सॉफ्टनेस कम हो रही है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, उसका लचीलापन कम हो रहा है, तो धीरे धीरे इमेज का बनना धुंधला हो जाता है। कहते हैं ना यार, उम्र बढ़ गई, मोतियाबिंद हो गया, तो धीरे धीरे हमें दिखाई नहीं देना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब इसमें इमेज स्पष्ट नहीं बनती है। तो इसमें क्या करते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो हमारा पुराना लेंस है उसको हटा दिया जाता है और नया लेंस सेट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रा ऑकुलर लेंस या अंतःदर्शी लेंस कहा जाता है। तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, ऑपरेशन के द्वारा इंट्राओकुलर या अंतःदर्शी लेंस लगाते हैं, वो है हमारा मोतियाबिंद रोग। छठा रोग कौन सा आता है? वर्णांता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये तो हमने आनुवांशिकी में भी अपन बात करते हैं, आनुवांशिकी में अपन पढ़ चुके हैं। आनुवांशिक वंशागत रोग है। व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ग्रीन और रेड, इन दोनों कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। मेनली ये शंकुओं की कमी के कारण होता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णांता कहते हैं या कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। इसका एक टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम क्या है? इशिहारा। क्या नाम है टेस्ट का? नाम इशिहारा टेस्ट किया इसके लिए जाता है। क्लियर है बात? आंख की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम कितनी होती है बताइए? अनंत होती है। तो ये हमारी दोस्तों आज की क्लास हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। इम्पोर्टेंट था हमारा चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपके एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखना। तो ये हमारा चैप्टर था लाइट वाला। कंप्लीट है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? तो चलिए, लाइट वाला चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।